अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह खैर। सुबह पाकिस्तान में आपकी खिदमत में हाजिर आपका मेज़बान रिजवान अली अहमद। इस उम्मीद, इस यकीन और दुआ के साथ हम दिन का आगाज़ करें कि अल्लाह करें आने वाला वक्त, आने वाला दिन हम सब के लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। दिन के आगाज़ में मौसम की बात करते चलें तो मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का एक और स्पेल जो है ये 27 अगस्त तक जारी रहेगा। इसमें पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने के अलावा कश्मीर, बालाई पंजाब, खित्ता पठवार, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इन बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल भी मुमकिन तौर पर पैदा हो सकती है, जबकि लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी बताया जा रहा है। वेल जी, इसके साथ साथ अब कुछ बात करेंगे हम पिंडे क्रिकेट टेस्ट की। पहला दिन था कल। पहले दिन में 2 सेशंस का खेल हो सका। लंच के बाद टीम्स मैदान में आई और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। पाकिस्तान की 3 विकेट्स महज 16 के स्कोर पर गिर गई जब शान मसूद आउट हुए, उससे कबल अब्दुल्ला शफीक आउट हुए और बाबर आजम बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। और इसके बाद फिर एक अच्छी पार्टनरशिप बनी दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। साइम अयूब ने अपनी मेडन टेस्ट 50 बनाई, जबकि उनके साथ सऊद शकील ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, संभली हुई, मंझी हुई इनिंग्स खेली। दोनों प्लेयर्स ने पार्टनरशिप बिल्ड करते हुए ग्राउंड के चारों जानिब बड़े दिलकश स्ट्रोक्स भी खेले, जिसके बाद फिर अपने 50 बनाने के बाद साइम अयूब आउट हो गए और क्रीज पर इस वक्त मौजूद हैं। आज दूसरे दिन का खेल का आगाज़ होगा तो मोहम्मद रिजवान सऊद शकील का साथ देने के लिए एक दफ़ा फिर मैदान में उतरेंगे, जबकि बांग्लादेश की टीम जो कि 4 कामयाबियां हासिल कर चुकी है, उसकी कोशिश होगी कि इनिंग्स को जल्द अज जल्द रैप अप किया जाए। खुर्रम शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि माहिर हैं मलिक शहजाद अवान साहब ने। मलिक शहजाद साहब को हम स्टूडियोज़ में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान बांग्लादेश पहला टेस्ट, पिंडी की विकेट। और टेस्ट क्रिकेट में नॉर्मली होता है कि जो टीम टॉस जीतती है पहले बैटिंग करती है ताकि आखिरी इनिंग्स से बचा जाए, लेकिन बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कुछ ओवरकास्ट कंडीशंस को उन्होंने मद्देनजर रखा। देखिए, आपको पता है कि वैसे एक रेनी सीज़न भी और दूसरा विकेट्स के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा आपको पता था कि पहले से पता था कि ग्रासी विकेट है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की, उसके अंदर पाकिस्तान ने जो रिलाई जो है फास्ट बॉलर्स पे की है, इस वक्त स्पिनर नहीं है और पार्ट टाइम स्पिनर सलमान अली जो उसके साथ रहेंगे। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कंडीशन को बहुत अच्छा यूज़ किया, आपको पता है कि शुरू का जो है पहले हाफ का वो खेल नहीं हुआ, बारिश की वजह से कंडीशन थोड़ी वेट थी। फिर उसके बाद जिस तरह से खेल स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अनफॉर्चुनेट भी रहा, खासकर मैं शान मसूद के डिसीजन के हवाले से। पाकिस्तान की अर्ली 3 विकेट्स गिर गई, फिर उसके बाद बहुत अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हुई, जिस तरह से सऊद शकील और अपना दूसरा साइम अयूब के दरमियान। आपको पता है साइम अयूब का दूसरा टेस्ट है, उनकी मेडन 50 भी थी और सऊद शकील को क्रेडिट भी जाता है कि फास्टेस्ट उन्होंने अपने 1000 रन भी किए हैं। इस वक्त भी देखें क्रीज पे मौजूद है और मैं इनको तो इनको खिताब भी दूंगा कि मिस्टर कंसिस्टेंट है। अच्छा। और थ्रू आउट आपको पता है रन्स भी करते हैं और जिस तरह डोमेस्टिक सर्किट में भी करते हुए आए हैं और बहुत अच्छे। और देखिए इनके ऊपर एक थोड़ा सा आपको पता है कि वाइस कैप्टन भी बने हैं, तो अपना टीम को साथ में लेके भी चल रहे हैं और अच्छी इनके अंदर देखें कायदाना लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, कायदाना सलाहियतें भी हैं। अच्छा, अब हम अगर ये देखते कि पाकिस्तान टॉस जीतता तो क्या पाकिस्तान भी पहले फील्डिंग करता या इन कंडीशन से फ़ायदा लेने की कोशिश करते, क्योंकि हमारे पास 4 पेसर्स हैं। देखिए पाकिस्तान अगर जीतता तो पाकिस्तान डेफिनेटली पाकिस्तान भी पहली बॉलिंग ही करता। अच्छा। और जिस तरह से देखें पाकिस्तान की जो है एक्सप्रेस बैटरी जो है खासकर काफ़ी ज़्यादा फॉर्म में है और जिस तरह से नसीम शाह का भी कम बैक हुआ है, शहनशाह, हालांकि वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी कि शायद शहनशाह अफरीदी उस तरह से उनको नहीं जी शॉर्ट स्पेल्स करवाए जाए। और आपको पता है कि खुर्रम शहजाद जो है इस वक्त उन्होंने बहुत ही अच्छा, स्पेशली खासकर ये जो आपका नेट्स वगैरह हुए थे उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग की और रिसेंटली जो है डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए आए हैं और उनके अंदर देखें कैपेबिलिटी है कि वो लंबे स्पेल्स वगैरह भी करते हैं। हमने पिंडी क्रिकेट जो विकेट तैयार की गई उसके हवाले से पहले सलमान अली आगा ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी, फिर उसी हवाले से कप्तान ने भी बात की, टॉप ग्रीन विकेट की बात हुई। और कल हमने देखा कि जो बांग्लादेश के पेसर्स हैं वो कि उनकी पेस जो है वो वेरी कर रही थी, 130 प्लस 135 से नीचे थी, लेकिन अच्छा बाउंस मिल रहा था, अच्छा कैरी कर रहा था बॉल विकेट कीपर। देखिए उनके पास जैसे नाहिद राना है, एक एक्सप्रेस स्पेस है, उन्होंने 144 पे भी बॉल की है और आपका पता है जी।
और टॉल हाइट भी है और यंगस्टर भी हैं, काफ़ी उनके अंदर देखिए वैरायटी भी हैं और उन्होंने अच्छा एक्सप्रेस को अपना वो पेस को यूज़ किया। और आपने दूसरा देखा कि कल 41 ओवर का गेम हुआ है जिसके अंदर से 39 ओवर्स जो है उनके पेसर्स ने किए हैं, सिर्फ शकीब अल हसन ने 2 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। जी। और देखिए पाकिस्तान के अंदर भी अगर देखी जाए तो पेस बैटरी में जिस तरह से मोहम्मद अली, इनके अंदर भी देखें कैपेबिलिटी है कि वो लंबे स्पेल कर सकते हैं, डोमेस्टिक सर्किट में भी करते रहे हैं। जिस तरह से पहले इनको एक टेस्ट में मौका भी मिला था, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा था कि वो उस तरह से वहाँ विकेट्स वगैरह नहीं ले सके, पर ये है कि वो लंबे स्पेल्स वगैरह करते हैं। और जहाँ तक देखिए आपने विकेट्स के हवाले से बात की, स्पेशली ये नॉर्दर्न एरिया की खासकर ये जो बेल्ट है जिसके अंदर आपका रावलपिंडी आ गया, इस्लामाबाद हो गया, यहाँ के जो टोटली डायनामिक्स चेंज हैं और यहाँ पर फास्ट बॉलिंग को हमेशा सपोर्ट मिलती है। और जिस तरह से आपके नए जो क्रिएटर आए हैं, टॉनी जो है, उन्होंने आते साथ ही अंदिया दे दिया था कि हम यहाँ पे जो है वो बॉलिंग फ्रेंडली विकेट बनाएंगे और लश वो क्या कहते हैं ग्रीन टॉप विकेट होगी और उसी तरह विकेट बनी है। अच्छा, एक और चीज़ है, कल हमने देखा थोड़ी सी बैशिंग भी हुई टीम की, जब 15 पर 16 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए। उसमें गो के एक फैसला वो था जो कि कहीं ना कहीं डाउटफुल है अभी भी, और शान शान मसूद मसूद ने उस हवाले से बात भी की कि वो पैड को लगा या इनसाइड एज लगा, बहुत काफ़ी क्लोज मामला था, लेकिन थर्ड अंपायर ने थोड़ी सी शायद जल्दी कर दी, जल्दी में फैसला दे दिया। प्लस हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसमें हम चेक कर सकें कि आया बैट को बॉल लगा है या नहीं लगा। हॉटस्पॉट टेक्नोलॉजी जो कि ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में इस्तेमाल की जाती है। बहरहाल अब कौमी टीम की बैटिंग का टॉप ऑर्डर, उसमें एक फैसला लेकिन बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आउट हुए, हमारे क्राइसिस बैटिंग के हैं या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये बुरा दिन था टीम के लिए या हमारे ओपनर्स के लिए? नहीं, मैंने आपको बताया ना, देखिए थोड़ी सी कंडीशन भी वेट थी विकेट्स के हवाले से। आपको पता है कि कंटिन्यूसली पिछले 3-4 दिन से शॉर्ट स्पेल्स में यहाँ बारिश वगैरह भी हो रही है, तो थोड़ी सी मॉइस्चर वगैरह भी था। और देखें ये डेफिनेटली थोड़ा सा जब मॉइस्चर होता है तो ये स्लाइटली एज जो है फास्ट बॉलर्स को जाता है, बिल्कुल जाता क्योंकि बॉलर्स विकेट के अंदर नमी हो तो वो बहुत अच्छा आके यूज़ करते हैं। और वही हुआ कल, थोड़ा सा वाकई आप सही कह रहे हैं कि देखें अनफॉर्चुनेट कहेंगे कि जिस तरह से शान मसूद का डिसीजन है और काफ़ी ज़्यादा रिलाई कर रहा था पाकिस्तान अब्दुल्ला शफीक के हवाले से और बाबर आजम। आपको पता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के बाबर आजम और अब्दुल्ला शफीक रिसेंट पास में जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया है, खासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, फिर वनडे के अंदर भी काफ़ी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। फिर रिसेंट आपने जो सीरीज़ देखी श्रीलंका में, सिंगल हैंडेडली उन्होंने जाके मैचेस वगैरह जिताए, तो ये उनके अंदर पोटेंशियल है और देखें कम बैक भी करेंगे अच्छा। सही। अब हम बात करते हैं साइम अयूब की। काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया शान मसूद के इस फैसले को कि साइम अयूब वाइट बॉल क्रिकेट में, T20 हो या वनडे क्रिकेट, उसमें उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। लीग्स में अच्छा खेलते हैं, PSL में अच्छा खेले थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में एक टेस्ट मैच उन्होंने कबल खेला था इससे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनको रिटेन करने पर तनकीद की गई हमारे एक्सपर्ट्स की जानिब से, जो क्रिकेट के माहिरीन हैं उनकी जानिब से, कि साइम अयूब की जगह हुरैरा को डेब्यू करवा दिया जाता। लेकिन साइम अयूब ने कल उस फैसले को दुरुस्त साबित किया। उनको मौका देना और कंसिस्टेंट रहना टीम के साथ कितना ज़रूरी था? देखें इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि इज़ अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट, स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से थोड़ी सी देर क्रिटिसिज्म ज़रूर हुआ रिसेंट पास में, जिस तरह से उनको काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक मौके दिए गए। पाकिस्तान की सीरीज़ में दिया गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, फिर आयरलैंड में दिया गया, इंग्लैंड में दिया गया, अप टू द मार्क जो परफॉर्म नहीं कर पाए, जिस तरह से देखें डोमेस्टिक में और PSL में परफॉर्म करते आ रहे हैं। फिर इसके अलावा देखें फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी आपने CPL वगैरह में देखा एक्स्ट्रॉर्डनरी जाके परफॉर्म करते हैं, और पहला उन्होंने टेस्ट खेला तो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, और देखें कल एक टोटली डिफरेंट नजर आए। और जहाँ तक आपने देखें हुरैरा की बात की, हुरैरा के अंदर बहुत अच्छे पोटेंशियल है, जिस तरह से उन्होंने रिसेंट भी उन्होंने अपना डोमेस्टिक के अंदर एक 100 भी किया है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में काफ़ी रन्स करते हैं। देखें उनके पास दे हैव अ टाइम और आगे जाके उनको मौका ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल सही है। अब हम जहाँ साइम अयूब की हमने बात की है, वहीं पर जो पोटेंशियल हुरैरा में मौजूद है, उसी पोटेंशियल के हवाले से बात होती थी साइम अयूब के हवाले से और दीगर प्लेयर्स के हवाले से भी। अर्ली ऑन मौका दे दिया जाता है प्लेयर्स को, या फिर हम कहते हैं कि सेंसेशन अगर प्लेयर बन जाता है, सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाए, या फिर एक या दो अच्छे मैचेस खेलने के बाद सेंसेशन बन जाए, तो वो एक आसान और फास्ट ट्रैक के ज़रिए नेशनल टीम तक पहुंच जाता है। लेकिन फिर जब 2 या 4 मैचेस होते हैं तो उतना ही ज़बरदस्त या उतना ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म भी आता है। थोड़ा सा इसको मैनेज करने की ज़रूरत है कि प्लेयर को पूरा मौका देकर डेवलप करने के बाद टीम में लाया जाए। देखें इस चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने पूरा पाकिस्तान का पूरे साल का प्लान दिया है, जी। जिसके अंदर उन्होंने एक नया टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करने का किया है चैंपियंस कप के हवाले से। उसके अंदर आपका वनडे क्रिकेट भी है, आपका 4 डे क्रिकेट भी, और प्लस उन्होंने इंक्लूड किया है T20 के हवाले से। पास में भी आपको पता है कि 5 टीमों का रहा है, पेंटेंगुलर वगैरह होते रहा है, और पाकिस्तान का जो है नेशनल T20 भी होता रहा है। एक अच्छा साइन है, देखें इंडक्ट किया, और देखें पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं वो आते के साथ ही पाकिस्तानी टीम में जगह बनाए। और काफ़ी ज़्यादा आपने सही कहा कि क्रिटिसिज्म हुआ पास्ट में भी, फिर रिसेंटली भी, जिस तरह से आपकी PSL है, PSL की परफॉर्मेंस पे प्लेयर्स जो है काफ़ी पाकिस्तानी टीम के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं, फिर उस तरह से नहीं परफॉर्म करते।
और देखें आपको पता है कि मॉडर्न डे के हवाले से फिर जिस तरह से आपने कहा कि टीम में आते हैं वो फ़ौरन एक्सपोज हो जाते हैं, आपको पता है मॉडर्न डे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स के अंदर जो जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है और आप प्लेयर की वीकनेस और स्ट्रेंथ पे काम कर लेते हैं। जिस तरह से देखें साइम अयूब के हवाले से आपने बात किया, उनका एक स्पेशल जो शॉट था नो लुक शॉट, तो उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, फिर जो उनकी वीकनेस थी उसके ऊपर काम किया। आपके पता है कि हर टीम के साथ वीडियो एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर वो आजकल मॉडर्न डे के अंदर काम किया जाता है। कैनोविया है, क्रिकव्यू है, क्रिकस्ट्रेट है, डॉट फिश है, तो इन चीज़ों से सब आप मॉनिटर कर लेते हैं चीज़। और आपको पता है कि कंपेरेटिवली हर लीग का डाटा होता है, हर टीम का डाटा होता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे सिचुएशंस भी तो होती हैं। कल जिस सिचुएशन में बैटिंग की सऊद शकील ने और साइम अयूब ने, जब 15 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए और गेंद नया था अभी और पहले 10 ओवर्स का खेल भी पूरा नहीं हुआ था, उस वक्त उस प्रेशर को अब्जॉर्ब करना, इम्प्रूवमेंट नज़र आई। जो शॉट सिलेक्शन थी साइम अयूब की भी, सऊद शकील की भी, और उसके बाद सऊद शकील का भी 50 स्कोर करना। मिडल ऑर्डर के जो मसाइल हैं हमारे वाइट बॉल क्रिकेट के, वो सऊद शकील के आने के बाद या फिर सलमान अली आगा के इंडक्शन के बाद हमें मजबूत होते हुए दिखाई देते हैं, मसाइल हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखें सऊद शकील और सलमान अली आगा दोनों की मैं बताऊं, स्पेशली जिस तरह से इन्होंने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म किया है, स्पेशली आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखा है, फिर अभी रिसेंटली मैचेस हुए हैं शाइन के खिलाफ, सऊद शकील ने टोटली परफॉर्म करते हुए आए हैं और आपने देखा है कि टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अभी फास्टेस्ट 1000 रन भी किए हैं। और फिर जहाँ तक सलमान अली आगा की बात है तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, 4 डे क्रिकेट में भी, फिर फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी। देखिए उनका एक अच्छा एलिमेंट ये है कि वो एक पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं और जाके क्रूशल मौक़ों पे जाके वो ब्रेक थ्रू भी दे देते हैं, तो उनका एक ये इफेक्ट हो सकता है कि वो बॉलिंग के लिए भी आ सकते हैं। और सेकेंडली जहाँ तक आपने बात की कि कॉम्बिनेशन के हवाले से, खासकर आपका मिडिल ऑर्डर, आपको पता है कि काफ़ी अरसे से लैग कर रहे थे मिडिल ऑर्डर, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपको जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, खासकर सऊद शकील के आने के बाद। और अभी आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान भी इस वक्त मौजूद हैं क्रीज पे, और मोहम्मद रिजवान भी अभी नॉट आउट हैं, उनके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और डोमेस्टिक में रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा उन्होंने परफॉर्म भी किया। अच्छा, हमारा जैसे हम डोमेस्टिक की बात करें तो वहीं पर शाहीन्स का मुकाबला भी हो रहा है बांग्लादेश की ए टीम के साथ, और अनऑफिशियल टेस्ट मैचेस खेले जा रहे हैं। फिर हमारे शाहीन्स ने T20 क्रिकेट भी खेली ऑस्ट्रेलिया में जाकर, डार्विन में जाकर। अब इस तरह की एक्टिविटीज़, प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक तो फ्रेंचाइज शुरू करती है, लेकिन पीसीबी ने अगर इसको टेक ऑन किया है तो ये कितना ज़बरदस्त है फ्यूचर के लिए, स्पोर्ट्स की स्टेबिलिटी के लिए। नहीं देखें, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, स्पेशली क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। तो आपको पता है कि ये अपकमिंग जो ईयर है बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है, कि इसके अंदर आपकी ट्राई नेशन सीरीज़ होनी है आफ्टर 2 डेकेड्स जो है। जी। फिर देखें आपके पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी हो रही है, तो आईसीसी का इवेंट है, फिर जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा 3 स्टेडियम्स की जो है आपको पता है रेनोवेशन वगैरह भी हो रही है। और फिर जिस तरह से आपने कहा कि टूर्स के हवाले से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा साइन है कि आप जो है ग्रास रूट क्रिकेट के अलावा जो है आपकी ए टीमें हैं, खासकर वेमेन टीमें हैं, अंडर 19 टीमें, इनके टूर्स वगैरह होम और अवे जो है आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, तो एक खुशाइन चीज़ है। और रिसेंटली जिस तरह से आपका बेंच मार्क है, खासकर आपके पास जो बैकअप प्लेयर्स हैं काफ़ी सारे जो आपके डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए हैं, वो पाकिस्तान शाइन्स के साथ हैं। और आपको पता है कि उसके अंदर कामरान गुलाम हैं, डोमेस्टिक में काफ़ी अर्से से परफॉर्म कर रहे थे, वो अभी इस वक्त टीम की क़यादत भी कर रहे हैं, खासकर मैं रोल नज़ीर का नाम लूँगा। फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी रहे हैं, पाकिस्तान अंडर 19 के कैप्टन भी रहे हैं, पाकिस्तान ए के कैप्टन भी रहे हैं। फिर पास में जिस तरह से उमर अमीन जो है थ्रू आउट परफॉर्म करते हुए आए हैं, वो रिसेंटली आपने देखा है पिछले टेस्ट ये जो आपका 4 डे हुआ है, वो खैर मैच तो ड्रॉ हुआ पर उसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग 177 रन की भी खेली है। बिल्कुल। और अब देखते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रॉस्पेक्ट हैं जो कि एक डेकेड से लगातार डोमेस्टिक में मोर देन अ डेकेड परफॉर्म करें। उमर अमीन का नाम सबसे पहले जेहन में आ जाता है, वो जिस तरह से परफॉर्म करते आ रहे हैं। फिर खुरम ने जिस तरह से परफॉर्म किया था बॉलिंग एंड पर, थोड़ा सा मीर हमजा वगैरह थे थ्रू आउट जो परफॉर्म करते एग्जैक्टली हैं। थोड़ा सा हम बात करेंगे बांग्लादेश टीम की भी। कुछ पॉलिटिकल मसाइल भी हैं और ये मसाइल शायद इस कॉन्टिनेंट के लिए नए नहीं हैं। यहाँ पर जो प्लेयर्स हैं या फिर जो फैंस हैं उनके लिए, कि अगर थोड़ी सी भी इंस्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान ने एक तवील अरसे तक दहशतगर्दी को फेस किया। यहाँ पर नेशनल क्रिकेट हमारे कौमी सतह पर उस तरह से टीम्स नहीं आती रही मैच, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। अब बांग्लादेश के मसाइल हैं। अब एक टीम दौरे पर मौजूद है और पीछे से उनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उनके बोर्ड के, नजमुल हसन, वो मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। वो तब्दीलियाँ आ रही हैं, प्लान्स चेंज होते हैं, टीम्स को सेटबैक होता है टीम्स के लिए साइकोलॉजिकली, मोरली, जब इस तरह की खबर आपके होम से आती है कि बोर्ड में ये चेंजेस आ गए। देखिए थोड़ी सी डिस्टर्बेंस तो होती है साइकोलॉजिकल, आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, आपकी कंट्री होती है, कंट्री के अंदर थोड़ा सा पैनिक पोजीशन हो तो एक ऑटोमेटिकली एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज़रूर आता है।
और देखें खासकर जिस तरह से ये पैनिक बटन पाकिस्तान पे रहा है वो किसी मुल्क पे नहीं रहा। जिस तरह से श्रीलंका की टीम यहाँ पे आई थी और दहशत गर्दी हुई थी, पाकिस्तान जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से काफ़ी दूर हो गया था। और आफ्टर लॉन्ग टाइम जो है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की रिवाइवल हुई, तो पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में सफ़र किया है। और जहाँ तक जिस आपने वहाँ के डायनामिक्स के हवाले से बात की, आपको पता है कि वहाँ पॉलिटिकल कंडीशन थोड़ी सूटेबल नहीं थी। तो जिस तरह से अभी वहाँ चेंज हुआ है, फिर उसके अंदर शकीब अल हसन वगैरह भी आपको पता है कि उनकी हिस्सा भी रहे हैं पार्लियामेंट के हवाले से, तो वो भी अभी आए हैं डायरेक्ट कैनेडा से खेलने के लिए। फिर उनके शंटू जो कैप्टन वगैरह जो हैं, तो एक्सपीरियंस प्लेयर भी हैं। फिर जिस तरह से उनके तस्कीन है, फास्ट बॉलर हैं, शरीफुल्ला हैं। फिर मैं अभी जैसे बताया आपको, राना जो आए हैं, एक नाहिर राना, नहीं तो रहा। काफ़ी अच्छे जो हैं प्रॉस्पेक्ट हैं। तो उनकी टीम भी काफ़ी वेल बैलेंस साइड है। वेल बैलेंस साइड है और हमें अच्छा मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि पहले दिन के अख्ताम पर महज 40 से कुछ ओवर ज़्यादा खेल मुमकिन हो सके और 4 विकेट्स गिरी हैं पाकिस्तान की। तो आज मैच किसी जानिब जाएगा, पाकिस्तान का पलड़ा, पाकिस्तान ने जिस तरह से कम बैक किया है, पहला सेशन तो बांग्लादेश के नाम, आज सेशन बाय सेशन क्या होगा। शान मसूद की अच्छी बात यह है कि वो सेशन बाय सेशन ही चलते हैं। देखें सेशन बाय सेशन ही आपको करना चाहिए। सेशन के अंदर आपके कितने ओवर्स हुए, कितने आपने रन्स वगैरह किए। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर खासकर ये मैच जो अभी आपकी सीरीज़ हो रही है, ये आपकी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है। जी। और आपको पता है कि 9 टेस्ट हैं पाकिस्तान के, तो जिसके अंदर 7 जो है पाकिस्तान के अंदर होने, और पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पॉइंट्स टेबल पे देखें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के वाले, पाकिस्तान इस वक्त जो स्टैंड जो 6ठे नंबर पर कर रहा है। पाकिस्तान हालांकि 2017 के अंदर पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट का चैंपियनशिप भी बना था, जब मिसबाह उल हक कैप्टन थे। तो पाकिस्तान को मोस्टली जो है ये मैचेस वगैरह अच्छे नोट पे फिनिश भी करने हैं और हाई मार्जिन से जीतने भी हैं। और दूसरा आपको पता है कि मॉडर्न डे के अंदर स्पेशली जो है क्रिकेट की टोटली डायनामिक्स चेंज हो गई हैं। खासकर जाते के साथ ही प्लेयर्स जो हैं आपका स्ट्राइक को रोटेट करते हैं, थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। पास्ट में आपने देखा था कि पहले आप 3-4 के एवरेज से जाते थे, और मॉडर्न डे में आप 4-5 और 6 की एवरेज से रन्स करते हैं। जब डे फिनिश होता था उस वक्त 200-250 रन स्कोर होते थे, और आज आप देखते हैं तो 350-400, कभी 450 भी हो और जाते हैं। कभी एक इनिंग्स रैप हुई एक होती एक है। इनिंग होती है। फिर जिस तरह से खासकर जो मैं काफ़ी प्रोग्राम्स में कह भी चुका हूँ कि ये क्रिकेट की खासकर टेस्ट क्रिकेट जो डायनामिक्स को जो एग्रेसिव जो अप्रोच जो अपनाई है वो ऑस्ट्रेलियंस ने अपनाई है। अच्छा। जिस तरह से जाती है वो उन्होंने एग्रेसिव क्रिकेट स्टार्ट करना शुरू की, तो इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया की क्रिकेट पे आया है। और देखिए सब कॉन्टिनेंट्स की विकेट्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट विकेट्स होती हैं। खासकर पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो यहाँ पे काफ़ी सपोर्ट मिलती है बैट्समैन को, तो वो थोड़ा एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं। वैसे बड़ी अजीब सी बात लगती है जब हम रावलपिंडी टेस्ट की बात करते हैं और उसमें पाकिस्तान टीम के कॉम्बिनेशन की बात की जाए या बांग्लादेश के कॉम्बिनेशन की बात की जाए, तो उसमें स्पिनर्स उस तरह से मौजूद नहीं है। तो ये पाकिस्तान में, भारत में, बांग्लादेश या श्रीलंका में टेस्ट क्रिकेट हो रही है और उसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है, तो ये सुन के थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि ये स्ट्रेंथ मानी जाती है हमेशा से इन ममालिक की कि टेस्ट मैचेस अगर जीतते हैं अपने तीसरे दिन, चौथे दिन या पाँचवें दिन विकेट्स सपोर्ट करती हैं स्पिनर्स को, वो लेग स्पिनर्स हों, वो ऑफ स्पिनर्स हों, ऑर्थोडॉक्स हों या फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हों। तो खुद थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान में दीगर स्पोर्ट्स के हवाले से भी। जैसे दहशतगर्दी ने क्रिकेट को डेंट पहुंचाया था, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी, वैसे ही वो तमाम अनासर, वो तमाम ममालिक जो कोशिश करते थे कि पाकिस्तान में ये इवेंट्स ना हों, उन्होंने हॉकी को भी ट्रेन आउट करने की कोशिश की, बाकायदा लॉबिंग की गई, पाकिस्तान से बाकी इवेंट्स को भी ख़त्म किया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पहली दफ़ा एशियन चैम्पियनशिप हो रही है मिक्स्ड मार्शल आर्ट की, MMA की, लाहौर में एक बड़ा इवेंट हो रहा है। इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान के इस इमेज को कितना उजागर करता है कि हम खेलों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हम जो खिलाड़ी आते हैं, जो डेलीगेशंस आते हैं, उनको वेलकम भी करते हैं। देखिए स्पेशली पाकिस्तान की जो है आपको पता है कि एक स्पोर्ट्स लविंग नेशन है, और काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स पे फोकस किया जाता है खासकर। और स्पेशली देखें खासकर आजकल के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जिस तरह से नाम उजागर किया है अरशद नदीम ने, और आपको पता है कि 118 साल तारीख में ओलंपिक्स में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया, 40 साल के बाद पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिया। तो पाकिस्तान के यंगस्टर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस स्पोर्ट्स की तरफ भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा सेफ है। जिस तरह से रिसेंट पास में पाकिस्तान में आपको पता है कि अभी क्वालिफायर मैचेस वगैरह भी हुए, फुटबॉल के भी हुए, वॉलीबॉल के भी हुए, और डिफरेंट टीम्स वगैरह ये भी बहुत आती अच्छी हैं बात है, काफ़ी बहुत ज़्यादा। शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद अवान साहब, आप तशरीफ लाए स्टूडियोज़ में। हम बात करते पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन पहले टेस्ट मैच के हवाले से। पहले टेस्ट मैच का आज दूसरा रोज़ है और 10 बजे आज खेल का दोबारा आगाज़ होगा, दूसरे दिन के खेल का आगाज़ होगा और उसमें पाकिस्तानी टीम 158 रन 4 खिलाड़ी आउट पर अपने इनिंग्स का आगाज़ करेगी। अब हम बात करें कुछ MMA के हवाले से। लाहौर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के मुकाबले जारी हैं और सेमीफाइनल्स मुकाबले कल खेले गए। इसमें ख़वातीन की 47.6 किलोग्राम कैटेगरी के में पाकिस्तान की बानो भट्ट ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब ये एशिया में
होने वाले इस इवेंट एशियन चैंपियनशिप का ये इवेंट जो पहली मरतबा पाकिस्तान में हो रहा है, लाहौर में इसकी मेज़बानी की जा रही है। मर्दों में पाकिस्तान के अब्दुल मन्नान, ज़ीशान अकबर और शहाब अली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। ये डिफरेंट कैटेगरीज के मुकाबले हैं। पाकिस्तान की बानो भट्ट ने भारत की खुशबू निशात को शिकस्त दी है, जबकि बानो भट्ट ने तीसरे राउंड में भारतीय हरीफ को शिकस्त से दो चार किया। अब अगर हम मुकाबले की बात करें, मर्दों के मुकाबले की, अब्दुल मन्नान, ज़ीशान अकबर, शहाब अली ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। 56.7 किलोग्राम जूनियर कैटेगरी के सेमीफाइनल में बहरीन के अब्दुल्ला इस्माइल को दूसरे राउंड में नॉकआउट किया। जूनियर कैटेगरी की जो 61.2 किलोग्राम कैटेगरी है, उसमें ज़ीशान अकबर ने किर्गिस्तान के प्लेयर को पहले ही राउंड में नॉकआउट किया, जबकि सीनियर्स में 17 किलोग्राम से ज़ायद की कैटेगरी में पाकिस्तानी फ़ाइटर शहाब अली ने लेबनानी फ़ाइटर को शिकस्त दी है। अब हम कुछ बात करेंगे मौसम की और एक दफ़ा फिर वापस मुड़ेंगे मौसम के हवाले से। हमने प्रोग्राम के बिल्कुल आगाज़ में बात की थी। मानसून का स्पेल है और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल कहा जा रहा है इसमें, जो कि 24 अगस्त तक इसकी पेशगोई है। 27 अगस्त तक ये एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इसमें स्कैटर्ड रेन्स हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई, मुख्तलिफ हादसा रोनुमा हुए बारिशों के हवाले से, और वहाँ पर खुदा न खास्ता अगर सैलाबी सूरत हाल, लैंड स्लाइडिंग या फ्लैश फ्लडिंग होती है तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं, क्या इकदाम किए गए हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर जनरल गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी शुजा आलम साहब ने। शुजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है, और हम देखें हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बड़े ज़बरदस्त इकदाम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आगाह कीजिएगा। मानसून की बारिशों ने उस तरह से तो हिट नहीं किया, लेकिन मौसम का असर वो पूरे पाकिस्तान में नज़र आया हमें। गिलगित बल्तिस्तान में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? खुदा न खास्ता कितना नुकसान हुआ है? कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ? जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा प्रोग्राम में मदऊ करने पे। गिलगित बल्तिस्तान, अगर हम कुदरती आफात की बात करें तो कुदरती आफात के हवाले से एक हसास इलाका है। और हमारे पास जो डिजास्टर्स हैं वो मल्टीपल नोयत के हैं, जिसमें फ्लैश फ्लड्स हैं, रिवर इरोजन्स हैं, लैंडस्लाइड्स हैं। अ, अभी जो स्पेल जो लेटेस्ट जो स्पेल चला है उसमें जो 18 से ऑनवर्ड, 18 अगस्त से ऑनवर्ड है। इसके हवाले से अगर हम बात करें तो जो हमारा जिला गेजर है वो इंतहाई मुतासर हुआ है। उसमें लोगों की खड़ी फसलें तबाह हुई और मकानात लोगों के मुतहदम हुए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से कोई जानी नुकसान इस जिले में नहीं हुआ। इससे पहले स्पेल की अगर हम बात करें जो जिला स्टोर में है, तो उसमें दो कीमती जानों का ज़िया हुआ और उसमें लोगों के मकानात और फसलें वगैरह तबाह हुई। गवर्नमेंट ने इसमें क्विकली रिस्पॉन्ड किया और हमारे जो तमाम जो इदारे हैं, हमारी जो इंतजामिया है, उसने प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया और जो लोगों की तकालीफ थी, जो वाटर सप्लाईज कटी हुई थी, जो रोड्स ब्लॉक थे, या जो इलेक्ट्रिक सप्लाईज डिस्टर्ब थी, वो सारी रिस्टोर हो चुकी हैं और चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल हैं। हमें फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें सपोर्ट हासिल है और अंडर द पैटर्नेज ऑफ चीफ सेक्रेटरी गिलगित बाल्टिस्तान तमाम एक्टिविटीज़ को हम मॉनिटर भी कर रहे हैं और लोगों तक हम पहुंच भी रहे हैं। बिल्कुल सही। और जैसे आपने कहा लोगों तक पहुंच रहे हैं, तो शुजा आलम साहब, हम देखते हैं कि मौसम होता है, इसमें बस सियाहत भी होती है, बहुत सारे लोगों का रोज़गार इस मौसम में ज़्यादा एक्टिव होता है। उसकी वजह यह कि सर्दियों में शायद उतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं बर्फ़बारी की वजह से। तो ऐसे में कनेक्टिविटी को बरकरार रखना, जो राब्ता होता है, राब्ता सड़कें होती हैं, उनकी कनेक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं, खुदा न खास्ता अगर ऐसी डिज़ास्टर्स सिचुएशन डेवलप होती है, पैदा होती है तो? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब रहे हैं कि हमारे रोड्स जो हैं जो ही ब्लॉक होते हैं किसी लैंडस्लाइड की वजह से, किसी डिजास्टर की वजह से, तो हमारे पास मशीनरी अवेलेबल है। जीवीडीएमए की अपनी मशीनरी तमाम अजला में, हमारे पास एक्सकवेटर्स हैं, हमारे पास व्हील डोजर्स हैं और हमें सपोर्ट हासिल रहती है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की। एनएचए इसमें हमारे साथ स्टेक होल्डर है और जो हमारी जो सीएनडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसकी मशीनरी भी हम यूज़ करते हैं। और हम मैं अगर आज की बात करूं तो इस वक्त सिर्फ एक रोड हमारा ब्लॉक है, वो भी एक लिंक रोड है, वैली रोड आप कह सकते हैं। बाकी हमारी जो मेजर आर्टरीज हैं, मेजर रोड्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे इस वक्त ओपन हैं और जो टूरिस्ट हैं वो उनकी मूवमेंट बड़ी सहल और फ्री मूवमेंट उनकी चल रही है। और अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई रोड ब्लॉक हो भी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की पूरी हम भरपूर कोशिश करते हैं कि हम उनको, जो टूरिस्ट हैं उनको हम फैसिलिटेट करें और उनको हम एक जो है सेफ पैसेज उनको दें। बिल्कुल
सही। और ये बहुत काबिल तहसीन है ये तमाम इकदाम के, इन तमाम सूरत हाल के बाद भी रोड से कनेक्टिविटी, जो राब्ता सड़कें हैं वो बहाल हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं पुल डैमेज हुए हैं तो उनको भी बहाल कर दिया गया है। शुजा आलम साहब, हम देखते हैं कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं, हमारी सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम यह है कि फोरसी करते हुए फोरकास्ट के मुताबिक इकदाम किए जाते हैं। खुदा न खास्ता कैसी सिचुएशन होगी तो उसको हैंडल किया जाएगा। इस हवाले से हम न सिर्फ लोगों को इवैक्यूएट करना, उनको महफूज जगह पर पहुंचाना, इसके अलावा मौसम के हवाले से उसकी पेशगोई के मुताबिक अगर कोई वबाई अमराज आ जाते हैं, हादसाती सूरत हाल पैदा हो जाती है, उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ के हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं। का लोगों तक पहुँचना इतना ज़रा आसान नहीं होता पहाड़ी इलाकों में, तो उस हवाले से बताइएगा कि क्या इकदाम हैं। जी, इसमें जो है ना, आपने जैसे पेशेंगोई के हवाले से जिक्र किया, तो मैं लाजमी समझूंगा इस बात को कि जो पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट है, इंडिया में है, और खुसूसन पीटीवी की मैं बात करूंगा कि लोग पीटीवी देखते भी हैं, और हमें जो इंफॉर्मेशन है, जो आम जो दूर दराज हमारे इलाके हैं, वहाँ पे आप लोगों के तवसत से, आप लोगों की वसाफत से, जो हमारी जो वेदर एडवाइजरीज जो इशू करता है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, वो लोगों तक पहुँच जाती हैं, और हम भी जो हमारे पास भी आती हैं, तो हमारे मैकेनिज्म्स हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स उसमें मौजूद होते हैं। उसमें हमारे जो मीडिया के लोग हैं, जो लोकल यहाँ का मीडिया है, वो भी उसमें इंक्लूडेड होते हैं, और उनकी भी बड़ी हमें सपोर्ट रहती है क्विक डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के हवाले से। और उनका बड़ा किरदार यकीनन मीडिया का इसमें रहा है, वो लोगों के तक जो इंफॉर्मेशन पहुंचाने के हवाले से। जहाँ तक आपने बात की कि हेल्थ के हवाले से, तो इस तरह के जो जब भी डिजास्टर्स होते हैं, तो यकीनन इस नुक्ते को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और तमाम जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है गिलगित बल्तिस्तान का, और जो हमारी जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं, उसमें अच्छी बात यह है कि हमारी रेस्क्यू सर्विसेज में भी पूरा एक हेल्थ का एक कंपोनेंट है, जो मौके पे फर्स्ट एड के लिए रिएक्ट करता है, और हेल्थ डिपार्टमेंट उसमें हमारे साथ शामिल होता है। तो तमाम जो इस तरह की जो जगह हैं जहाँ पे जो सीवियरली हिट होते हैं, जैसे हमारे दो अजला गिलगित बल्तिस्तान के अस्तोर और हिजर जो है वो सीवियरली अफेक्ट हुए, तो वहाँ पे जो मेडिकल कैंप्स का इनकाद जो है वो बाकायदगी से किया जाता है। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, सर्जन उसमें होते हैं, यकीनन ये उसमें कैंप्स हम मेडिकल कैंप्स लगाते हैं। और हम पाकिस्तान आर्मी के भी हम मशहूर हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो हमारे दूर दराज इलाके हैं, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, और उनके साथ एक हमारा बड़ी अच्छी हमारी कोऑर्डिनेशन है। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें हम सारे उसमें ऐड होते हैं, और हम वहाँ से एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं, और तमाम इलाकों में आर्मी के साथ जॉइंटली हम कैंप्स इस्टेब्लिश करते हैं, और लोगों को सहूलियात बरामद पहुंचाते बिल्कुल सही। शुजा आलम साहब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे, हैं। क्योंकि कि बड़ी तादाद में सयाहत की इंडस्ट्री पर रिलाय करता है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, और बहुत पाकिस्तान भर से, बल्कि दुनिया भर से लोग आते हैं। ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है, नए होटल्स बनते हैं। इस हवाले से कि कुदरती हुस्न भी बरकरार रहे, इस तरह के कुदरती आफात भी ना आए, उनकी रोकथाम के लिए भी इकदाम किए जाएँ। कुछ लाहे अमल तय किया गया है कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जाएगा। अगर होटल्स बनते हैं, रिजॉर्ट्स बनते हैं, लोगों के लिए तफरीही मकामात बनते हैं, तो उसका जो कुदरती हुस्न है उसको कैसे बरकरार रखा जाएगा, और फिर इलाके की सेफ्टी को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने इंतहाई अहम नुक्ते की तरफ आपने इशारा किया, और इस पे यकीनन काम भी हो रहा है। इसमें जो आप कुदरती हुस्न को बरकरार रखने के लिए हमारी जो मुख्तलिफ हमारे पास एजेंसीज हैं, हमारे पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, हमारे पास वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जो रिवर एक्ट के तहत इन बिल्डिंग्स जो नई बन रही हैं या जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, उन पे काम कर रहे होते हैं। तो यकीनन अब इस चीज़ को जो है ना, इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए कवानीन भी ऐसे बनाए जा रहे हैं, और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है कि जो हमारा जो कुदरती हुस्न है वो ख़राब ना हो, और ऐसी जगह जो हैं हमारी, जो अ, सैरों के लिए अट्रैक्शन का बायस है, उनकी जो खूबसूरती है वो ख़राब ना हो। और इस हवाले से कुछ एरियाज़ को एज नेशनल पार्क भी उनको डिक्लेयर किया गया है, ताकि उसी हिसाब से उसमें कंस्ट्रक्शन हो, और लिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो, और इलाके का हुस्न ख़राब हो। तो गवर्नमेंट इस पे बड़ी सीरियस है, जीपी की गवर्नमेंट इस हवाले से इंतहाई सीरियस है। और इस पे मुख्तलिफ जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हमारी है, और हमारा जो वाटर मैनेजमेंट एंड इरिगेशन डिपार्टमेंट है, उसकी बड़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सारे डिपार्टमेंट्स इस पर काम कर रहे हैं, और मीडिया में इनके साथ जो है कोऑर्डिनेशन में है। और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि
इस इलाके का जो हुस्न है वो हेफाजत कंस्ट्रक्शंस की वजह से खराब ना। बहुत शुक्रिया शुजा आलम साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। आप डायरेक्टर हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गिलगित बल्तिस्तान के, और बात कर रहे थे गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल के हवाले से। कुदरती आफात या फिर मौसमियाती तगय्युरात की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में कि जो वाक़यात पेश आए, उसके बाद क्या इंतजाम किए गए, क्या इकदाम किए गए हैं। न्यूज़ ब्रेक के बाद हम सुबह पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैंने कहा कि आप ब्रेक के बाद जो है आप लोगों को सरप्राइज़ देते हैं, और ये हंसती मुस्कुराती मॉर्निंग जो है इसमें आपको अपडेट कर रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ हम, चूंकि आज मंडे है, तो मदर शहजाद साहब को भी वेलकम कर लेते हैं। बिल्कुल जनाब, हमारे आज साथ थर्सडे है, सॉरी थर्सडे है हमारे कुछ हो रहा है कि आज थर्सडे है। हम बहुत फास्ट फॉरवर्ड चल रहे हैं। तो आज हमारे साथ मज़र शहजाद साहब मौजूद हैं। मज़र साहब, वेलकम टू द शो। जी बहुत ज़बरदस्ती, थैंक यू। और बस आज कुछ लेट हो गए सारे ही। तो मैं खुद बड़ी मुश्किल से पहुंचा, लेकिन लेकिन मुश्किल में तो वो कहता है कि मुश्किल के बाद ही आसानी आती है। जी जी बिल्कुल आप ऐसे ही। स्टार्ट कीजिए और Thank you। हम कुछ बढ़ेंगे प्रोग्राम में आगे। बात करेंगे यूथ कन्वेंशन की। गुज़िश्ता रोज़ ये ख़त्म हुआ 2 रोज़ा यूथ कन्वेंशन था इस्लामाबाद में। इसका इनेकाद किया गया था ख़ास तौर पर HEC के ताउन से, और पाकिस्तान भर के नौजवानों के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से उसको महफूज बनाने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो उनकी राय है, किस तरह से नौजवान एफ़र्ट्स कर रहे हैं, उन एफ़र्ट्स को पुरकार लाते हुए उनको मुल्क की तरक्की में कैसे शामिल किया जा सकता है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई, मुबाहिसा हुआ। इस कन्वेंशन से खिताब किया वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने, और नौजवानों के कलीदी किरदार के हवाले से गुफ्तगू की। बिल्कुल जनाब, चाहे वो IT एक्सपोर्ट्स हों, चाहे वो हमारा करिकुलम डिज़ाइन हो, चाहे वो हमारा एकेडेमिया हो, चाहे वो हमारे असातिज़ा हों, चाहे वो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह आगे बढ़ना है, हमारे मुल्क में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू भी की स्टूडेंट से। आर्मी चीफ भी इस इवेंट पर मौजूद थे, और ख़ास तौर पर यूथ के जो मसाइल थे, जो सवालात थे, उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस हवाले से भी उनसे बातचीत की गई, आगाह किया गया। और इस हवाले से हम बात करेंगे, यूथ कन्वेंशन के हवाले से बात करें, पाकिस्तान में अगर हम IT सेक्टर में डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, करिकुलम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें, तो HEC एक बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। और आज हमें प्रोग्राम में चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने ज्वाइन किया है। प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो यूथ कन्वेंशन था, नेशनल यूथ कन्वेंशन, पूरे पाकिस्तान से यूथ यहाँ पे मौजूद थी, चाहे वो अभी अभी रिसेंटली ग्रेजुएटेड हैं, जॉब्स कर रहे हैं, या वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं। कितना इम्पोर्टेंट था ये कन्वेंशन, और इसका फीडबैक कैसा आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका जी। बहुत इम्पोर्टेंट है जी। पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड के हमारे पास यंग पॉपुलेशन जो है, और 64% पाकिस्तान की यंग बच्चे बच्चियां हैं, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का फ्यूचर भी है, पाकिस्तान के फ्यूचर की डेवलपमेंट की गारंटी भी है, और बड़े टैलेंटेड बच्चे बच्चियां हमारे। तो इस हवाले से हमारे पास इस वक्त 265 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर। ये हमने पिछले काफ़ी अरसे से इस तरह की एक्टिविटी शुरू की है कि हम अपनी यूथ को एंगेज करें और उनको एम्पावर करें, ताकि वो ना सिर्फ आज के लिए बल्कि कल और परसों के लिए भी अपने आप को तैयार करें, और आने वाले दिनों के लिए वो लीडरशिप रोल ले सकें। तो इस यूथ जो कन्वेंशन था 2 दिन का था जी, इसमें पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स जो हैं स्टडी जो कर रहे हैं इस वक्त मुख्तलिफ लेवल्स पे, उनको इनवाइट किया गया था। बलूचिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक, हर सूबे से हमारी जो इकाई है फेडरेशन की, हर जगह से, आज़ाद कश्मीर से भी, गिलगित बल्तिस्तान से भी, खैबर पख्तूनख्वा से भी, पंजाब से, सिंध से, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान से, और फेडरल हमारे भिंडी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटियों के बच्चे बच्चियां भी आए थे। तब हमने पहले दिन जो प्रोग्राम था उसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए। उन्होंने बड़ी सैर हासिल लंबी तक माशाल्लाह एक अच्छी बैकग्राउंड दी हिस्ट्री, क्योंकि इसका टॉपिक हमने लिखा था कि स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एंड यूथ, जो हमारा रोल है यूथ का उसमें क्या है। उस वक्त भी जब आपको याद होगा कि पाकिस्तान मूवमेंट चली, या आपने हिस्ट्री से पढ़ा होगा हिस्ट्री में,
कि उसमें यूथ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल रावत दस्ते का काम किया था, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बहुत सी कोटें हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि आप हमारा फ्यूचर हो और आपको डिसिप्लिन होके मिल के काम करना है और कौम की तरह पाकिस्तान के लिए काम करना है। तो मेरा ख्याल है उस जितना उस वक्त ज़रूरत थी उससे शायद ज़्यादा या अभी उतनी कम अज़ कम ज़रूरत है कि आज भी जो हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, हमारी यूथ को आगे बढ़ के एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाल के एक कौम बन के एक मिल्लत की तरह आगे लेके चलना है पाकिस्तान को। उसमें पहले दिन हमने 5 जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरपर्सन है उनको तकलीफ दी थी। हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री है उनकी जो चेयरपर्सन अपने मिनिस्टर साहिबा वो तशरीफ लाई थी। इसी तरह हमारी जो एनर्जी सेक्टर के मिनिस्टर साहब हैं और जो मिनरल्स और इस तरह के जो हैं उस तरह के जो इस वक्त मेन हमारे पास एसेट्स हैं उसके बारे में जो उनको ला के उन मिनिस्टर साहिबान ने खुद स्टूडेंट को ब्रीफ किया और उनको बताया कि पाकिस्तान में क्या इस वक्त काम हो रहा है इन एरियाज के अंदर, उनमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है जो हमारी यूथ को के लिए उसमें लिए ट्राई करना चाहिए और आगे आना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे जो कल यस्टरडे 21 को था उस दिन फिर टॉप लीडरशिप पाकिस्तान की, जैसे आपने खुद इंट्रो में बताया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लाए, खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ खुद मौजूद थे, मिनिस्टर्स थे हमारे, इसी तरह लीडरशिप आल ब्यूरोक्रेसी के हमारे सेक्रेटरी साहिबान भी थे, फैकल्टी वाइस चांसलर साहिबान भी थे, और यूथ के साथ बैठ के और फिर उन्होंने बड़ी अच्छी सबने दो स्पीचेस थी प्राइम मिनिस्टर साहब की और आर्मी चीफ की, मैंने वेलकम कहा, लेकिन ज्यादा टाइम जो सर्व हुआ वो ओपन क्वेश्चन आंसर था कि नेशनल इस वक्त जो हमारे चैलेंजेस हैं उसके ऊपर बच्चों ने बड़े खुल के सवाल किए और बड़ी अच्छी तरह जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी उनका जवाब दिया। और उसके बाद फिर हमने कुछ 100 के करीब 90 प्लस जो अचीवर थे इस वक्त रिसेंट वक्त के, भले वो स्पोर्ट में हो, भले एकेडमिक्स में हो, भले इनोवेशन में हो, उनको रिकग्नाइज किया गया। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तरफ से उनको अवार्ड सर्टिफिकेट दिया और एक लैपटॉप गिफ्ट के तौर पे दिया इन रिकग्निशन ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन। तो मकसद ये है कि होप भी दिलाई जाए और सेम टाइम हाउ टू एम्पावर अवर यूथ। और ये फैसला हुआ कि ये अब एक्टिविटी रेगुलर होंगी इंशाल्लाह सूबों में भी जाके, ताकि पाकिस्तान की फेडरेशन जो है वो नजर आए कि हम जो हमारी खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है हमारे पास, उसी को कुछ हमारे जो जिस तरह के प्रेशर्स में हम जिस तरह के नेबरहुड में हम रह रहे हैं और जो मसाइल हम गुजर रहे हैं, और ख़ासकर इस वक्त जो सोशल मीडिया में नेगेटिविटी बताई जा रही है पाकिस्तान की, और ये कहा जा रहा है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो बच्चों को ये हमारी यूथ को ये इनकरेजमेंट भी थी, एक अवेयरनेस भी थी, और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आया। अभी भी मेरे पास मैसेजेस इतने आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो बच्चे आए हुए थे, बच्चियां आई हुई थी, कि हमें बहुत सी चीज़ों को पता चला कि इतना अच्छा हो रहा है, और हम वैसे ही घबरा रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्लाह ना करे पता नहीं क्या बात है, और इसीलिए कुछ लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, जो एक परसेप्शन क्रिएट की जा रही है। तो मेरा ख्याल है हम सब का, मैंने हासिल कौम एक जिम्मेदारी है कि हम होप भी मुसलमानों के लिए तो होप नाउमीदी वैसे भी होना है हम सब के लिए, लेकिन सेम टाइम ये हमारा मुल्क है, हमें सब मिलके एक कौम बन के आगे चलना है। हमें बर्दाश्त का मादा होना चाहिए, हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ों को छोटों का से प्यार करना चाहिए, छोटों को बड़ों के साथ अदब से बात करनी चाहिए, अदब एहतराम होना चाहिए। और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें जीतना भी सेलिब्रेट करना आना चाहिए और हमें हारना भी बर्दाश्त करना चाहिए। मिलजुल के ये चीजें होंगी तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा, एंड वी डिजर्व, पाकिस्तान डिजर्व टू बी अ प्रॉस्परस कंट्री इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त आपने ये बात की है। अब आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं एचईसी को, अब बतौर चेयरमैन आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। अब डॉक्टर साहब, एक बड़ा मॉडर्न वॉरफेयर है, नौजवानों और हुकूमतों के दरमियान गैप बढ़ा देना, कम्युनिकेशन गैप हो, जनरेशनल गैप हो, बढ़ा देना। फ़लसफ़ा थोड़ा सा बताइएगा इस गैप को कम करने के लिए, ये एफर्ट, और अब इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्या है, कोई टाइमलाइन, कोई रोड मैप है इस हवाले से? देखें, बिल्कुल आपने याद हो आपको चंद साल पहले अरब स्प्रिंग के नाम से एक चीज चली, और देखें क्या हालात है। लीबिया को देख लें, इराक को देख लें, शाम को देख लें, अपनी सराउंडिंग में देख लें कि क्या हालात हो गए उन मुल्कों के।
अब वही लोग, मैं उन दिनों मोरक्को में होता था, इन आईसीएस को, आई वाज डिप्टी डायरेक्टर जनरल, तो वहाँ पे हमारे साथ लोग काम करते थे उन मुल्कों के, और वो मुझे बाद में वही लोग रोते थे कि इतना अच्छा हमारा मुल्क था, इतनी अच्छी हमारी लोगों की जिंदगियां थी, लेकिन ये हम दूसरों की बातों में आके किस तरफ चले गए कि आज देखें कि पाकिस्तान, वो जो उनके अपने मुल्कों में कि इतनी फैसिलिटेशन हमारी होती थी, इतनी रिस्पेक्ट थी, लेकिन जब से ये हम दूसरों की बातों में आके अपने ही मुल्क का, अपना ही लोगों का नुकसान कर बैठे, तो मेरा ख्याल है हमें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए, हमारी लीडरशिप को भी समझना चाहिए कि छोटे छोटे गेन के लिए हम अपने मुल्क के लिए को हाई रिस्क पे न डालें। और मैं समझता हूँ इतना अच्छा पार्टिसिपेट, तो ये दूसरा तीसरी एक्टिविटी है जो हमने की है पिछले चंद महीनों में, तो मुझे तो बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस है, और वो बच्चे इतने आज माशाल्लाह और इतने एक्साइटेड थे। बाद में अभी मुझे लोग मिले, मैं काफी देर वहां रहा, कल भी परसों भी, और इस बच्चे बच्चियां बार बार कह रहे थे कि सर इस तरह की बहुत सी एक्टिविटी और होनी चाहिए कि हम जो ये हमारा मोबाइल है ना, इसने हमें बड़ा डिट्रैक्ट कर दिया, और मैं उसमें भी अपने आप को कसूरवार समझता हूँ, एज ए टीचर, एज ए फादर, एज ए सिटीजन। इन बच्चे बच्चियों को जो हमें इनका वो स्लॉट है, जिनको हमें उनको एंगेज करना चाहिए था, हम उनको उस तरह नहीं कर सके। एज ए फादर आई शुड एक्सेप्ट इट, एज ए टीचर आई शुड एक्सेप्ट इट, एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान आई शुड एक्सेप्ट इट, कि हमें उन बच्चों को उनकी बात सुननी चाहिए, उनको एंगेज करना चाहिए, उनको अच्छा बुराई की बताना चाहिए, तो ताकि वो खुद डिसीजन करें, वो खुद अपने फ्यूचर के जो है ना, वो खुद मेहमान हैं और खुद फ्यूचर के लीडर हैं, उनको खुद चीज़ों को कंप्लीट उनको पिक्चर, जब उनको आप एंगेज नहीं करेंगे तो फिर जो स्पेस खाली थी कोई और ले लेगा, जब वो कोई और ले लगा तो वो अपनी मर्जी के उनको यूज कर सकता है, और जो बड़ी डेंजरस चीज है। और ये अच्छी बात है कि हमारी लीडरशिप भी, पाकिस्तान गवर्नमेंट में अंदर भी और बाकी हमारे एकेडमिया भी, दे रियलाइज कि ये हम बैठे रहेंगे तो ये नुकसान तो पाकिस्तान का हो जाएगा, तो हमें आगे बढ़ के एक दूसरे के हाथ थामते हुए, वही जो 47 में जो पाकिस्तान बना था, जो एक मूवमेंट चली थी, उसी तरह की मूवमेंट की जरूरत है कि हमें इस पाकिस्तान को इन दलदलों से निकालना है, और इंशाल्लाह आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लाएंगे, और इस पाकिस्तान को हमें खूब से खूब तर बनाना है इंशाल्लाह। बिल्कुल। और हम देख रहे हैं प्रोफेसर साहब, ये एक ऐसा इनिशिएटिव भी था कि जो आवाम है, जो यूथ है, और उसकी और हुकूमत के दरमियान जो गैप है उसको ब्रिज किया जा सके। अब जिस गैप के हवाले से आपने बात की है, और उसको ब्रिज करते हुए हम देख भी रहे हैं कि जब हम ख़वातीन को इंक्लूड करते हैं, नौजवानों को इंक्लूड करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं, और ख़ास तौर पे उनके जो एफर्ट्स हैं उनको एक्नॉलेज करते हैं, तो उनका हौसला बढ़ता है, उनकी हौसला अफजाई होती है। हम यूथ कन्वेंशन को देखें या इसके साथ साथ दीगर इवेंट्स को देखें, इस पर अब कितना फोकस ज़रूरी है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस की जाएं, ऐसे सेमिनार्स किए जाएं जिसमें हुकूमत, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत, जिसमें हमारी सियासी क़यादत, जिसमें हमारे नौजवान एक दूसरे के साथ डायलॉग करें। इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग को आप किस तरह देखते हैं आजकल के एक्सट्रीमिस्ट दौर में? बहुत ही जरूरी बात है, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, जो डायलॉग जो है ना, ये बहुत जरूरी बात है। हमारे अंदर हौसला होना चाहिए एक दूसरे की बात सुनने का, समझने का है। मैं बिल्कुल कहता हूं कि डायलॉग होना चाहिए, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि इसमें सब्र, तहम्मुल और जो एहतराम का जो अनासर है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। मसले खराब होते हैं कि जब हम समझते हैं कि जितनी ऊंची आवाज हम कर लेंगे उतना हमारी बात का इम्पैक्ट होगा, जितना हम झूठ बोल लेंगे उतना उसका इम्पैक्ट होगा, जितनी हम बदतमीजी करेंगे शायद उतना इसका इम्पैक्ट होगा। दिस इज रॉन्ग, इससे चीजें खराब होती हैं। मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग, तहजीब याफ्ता कौमें जो है ना, वो बड़े बड़े मसले भी बैठ के हल कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। हम न सिर्फ अपने लोकल जो मुल्क के अंदर मसाइल में से गुजर रहे हैं, इश्यूज हैं, उनको भी हल कर सकते हैं, बल्कि हम इर्द गिर्द जो नेबरहुड में हमारे मसाइल हैं, हम उन मसलों को, बड़े बड़े मसले जो हैं जिनकी वजह से हम इतने सालों से लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, उनको भी हल किया जा सकता है, और उनको हल करना चाहिए। क्योंकि जो चैलेंज है इस वक्त, बड़े इकोनॉमिक चैलेंज है इस वक्त, इकोनॉमिक सर्वाइवल है, उसके बगैर कोई चीज़ नहीं हो सकती। और ये सारी चैलेंजेस का हल एजुकेशन है, साइंस टेक्नोलॉजी है और यूथ है। तो जो दूसरा बड़ा हमारा जो इशू है, जो मैं कहता हूँ कि वो अपॉर्चुनिटी भी है और हमारे लिए चैलेंज भी है, विच इज द बिग पॉपुलेशन ऑफ यंग पीपल। ये हमारा गोल्ड माइन है। अगर हम इनको प्रॉपर नरिश कर सकें, इनकी अच्छी ट्रेनिंग कर सकें, इनको वो इकोसिस्टम दे दें, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क से पीछे रह सकता है। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज से नवाजा हुआ है। हमारे पास यहाँ बड़े डायनेमिक लोग हैं माशाल्लाह, हमारे पास इतनी डाइवर्सिटी है माशाल्लाह। जो खूबसूरती है, इसी डाइवर्सिटी को लोगों ने, हमारे दोस्तों और दुश्मनों ने हमें
डिवाइड करने के लिए यूज किया है, जो बड़ा डेंजरस चीज है। तो ये हमारा मुल्क है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारी यंग बच्चों को आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा और बैठ के इन मसलों का हल कराना पड़ेगा। और बिल्कुल डायलॉग की बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगले चंद सालों में हमारा फोकस ही इस वक्त दो मेजर चीजों पे होना चाहिए। इकोनॉमिक सर्वाइवल पाकिस्तान की, इसके लिए बेहतरी क्या की जा सकती है ताकि हम जो डिपेंडेंसी हमारी कभी IMF पे, कभी लोगों से कर्जा लेके हम सेलिब्रेट कर, उससे निकल के हम अपनी पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है और सेल्फ रिस्पेक्ट है उसकी तरफ आ सकते हैं जब हम फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी अच्छी होगी। और दूसरा ये जो बड़ी दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। जो आपने बात की नौजवानों की तरक्की, फिर हमारे जो मुल्क की तरक्की है, ये दोनों चीज़ें आपस में इस तरह से कनेक्टेड हैं कि एक की तरक्की अल्टीमेटली दूसरी तरक्की, दूसरे मसाइल का हल भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन HEC। ज़बरदस्त यूथ कन्वेंशन का इनेकाद किया गया जिसमें यूथ ने बराह रास्त पाकिस्तान की क़यादत से ना सिर्फ बात की, सवालात किए, जो उनके जहनों में सवालात थे, जो उनके आइडियाज़ थे वो शेयर किए। फिर इसके साथ साथ उन अचीवमेंट्स को भी रिकगनाइज़ किया गया हमारी क़यादत की जानिब से, जो नौजवानों ने हासिल की थी, जितने एफर्ट्स लिए थे, जितने एफर्ट्स किए, जो मेहनत की और उसके बाद जो उन्होंने अचीव किया उसको कौमी सतह पर सेलिब्रेट भी किया गया। बिल्कुल जनाब, आज के दिन के हवाले से बात कर लेते हैं। आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त को दुनिया भर में मज़हब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने वाले लोगों को खिराज तहसीन पेश करने का दिन मनाया जाता है। उन लोगों की एफर्ट्स को रिकग्नाइज़ करने का दिन मनाया जाता है, उन लोगों के हकूक़ के हवाले से बात करने का दिन मनाया जाता है, अवेयरनेस क्रिएट करने का दिन मनाया जाता है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में अभी तक मज़हब और अकीदे की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। इसी बारे से एक रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। दुनिया में मजहब या अकीदे की बुनियाद पर किसी भी इंसान पर तशद्दुद करने या उसे जान से मारने की इजाज़त नहीं। UN डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 18 के मुताबिक दुनिया में हर एक को फिक्र और मजहब की आज़ादी का मुकम्मल हक हासिल है। आज मजहब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद के वाक़यात के मुतासिरीन की याद में 76वां आलमी दिन मनाया जा रहा है। लेकिन मजहबी हुकूक की तस्लीम करने के हक़ाइक़ इंतहाई दिलखराश हैं। रोहिंग्या, म्यांमार, बर्मा समेत दुनिया के 20 ममालिक में गुज़श्ता 50 बरस के दौरान 20 लाख से ज़ायद मुसलमानों को सिर्फ मजहबी बुनियाद पर शहीद किया गया। भारत में फसादात के दौरान मुसलमान, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब के अफराद पर ज़मीन तंग कर दी गई है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को जान से मारने के वाक़यात भी इंसानी हुकूक के दावेदारों को झंझोड़ रहे हैं। साउथ एशिया स्टेट ऑफ माइनॉरिटीज रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क बन चुका है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की खुलेआम नस्लकुशी की जा रही है और कोई पूछने वाला नहीं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने तमाम हुकूमतों पर जोर दिया है कि वो मजहब और अकीदे की बुनियाद पर नफरतों को कम करें ताकि पुरतशद्दुद वाक़यात की रोकथाम हो सके। जी जनाब, नफ़रतों को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पुरतशद्दुद वाक़यात जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं वो कम से कम हो सकें और इवेंचुअली उनका ख़ात्मा कर सकें। ख़ात्मा करने में यूथ बहुत अहम किरदार अदा करती है। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और रुख करेंगे मज़हर शहजाद साहब की जानिब, जिन्होंने तख्लीक दिया है एक बड़ा ज़बरदस्त सा जो पिक्चर है। रिजवान, मुझे तो स्कूल टाइम याद आ गया। बिल्कुल, और ये हमारा स्कूल टाइम है और अब भी ऐसे ही मामला है मज़हर भाई। मैं देखता हूँ सुबह सुबह एक तो बच्चे बेचारे आंखें मार रहे होते हैं, ऊपर से इतना बड़ा बैग और झुक के जा रहे होते हैं, और यानी कि यार क्या है, मुझे कमर समझ का नहीं दर्द आती। बहुत बच्चों अच्छा में देखें, कॉमन हो गया। उनके जो आती हैं गाड़ियाँ पिक करने के लिए, उनके पीछे बड़े बड़े बैग लटके होते हैं, हैवी बैग। यार पूरी दुनिया में, अभी फ्रांस में उन्होंने बिल्कुल होमवर्क तक बंद कर दिया। कोई बैग नहीं, कोई स्कूल में बुक्स होती हैं, वहाँ से पढ़ाते हैं। जर्मनी में, पूरी दुनिया में। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें इस तरफ आना है कि ये बच्चों के जो बोझ लाता जाता है किताबों का। जापान में तो 5 साल तक किताबें नहीं होती भाई। तो ये सूरत हाल है। ये जो आपने बात की ना, इसके बाद भी फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स ये कंप्लेन करते हैं या फिर टीचर्स भी कंप्लेन करते हैं, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। आप 5 से 8 किलो या 10 किलो का बैग सुबह जाते हुए स्कूल लेकर जाएं और फिर वापसी पर उसको लेकर आएँ और दिन भर भी उसको कैरी करें, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो कैरी करने की, तो इसके लिए मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। मज़हर भाई बहुत शुक्रिया आपका। रिजवान, मैं एक बात कहना चाहूँगा, इस सिलसिले में CM पंजाब बहुत अहम किरदार अदा कर सकती है। उन्होंने इस तरह के बहुत इनिशिएटिव लिए।
कि यार इसको कम से कम स्कूल की किताबें जो है इनको कुछ कम किया जाए या बहुत। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में इन चीज़ों पर जैसे आपने हाईलाइट किया तो इस पर भी काम होगा। बहुत शुक्रिया आपका Thank मंजर भाई। और अब हम कुछ बात करेंगे तालीम के साथ साथ सेहत की, क्योंकि सेहत होगी तो हम तालीम भी हासिल करेंगे और तालीम हासिल करेंगे तो हम सेहत के मसाइल को कम भी कर लेंगे। तो इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं। बिल्कुल अब जनाब। सेहत के हवाले से एमपॉक्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है दुनिया भर में। और इसके हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी से इकदाम किए जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स पे प्रॉपर्ली स्कैनिंग हो रही है ताकि ये वाला मर्ज जो है आगे ना फैले। जिस हद तक हो सकता है हुकूमत अवेयरनेस क्रिएट कर भी रही है और इसके साथ साथ स्क्रीनिंग भी की जा रही है। जब भी किसी को मंकी पॉक्स होगा, एम पॉक्स होगा, तो उसको क्वारंटीन किया जाएगा ताकि वो और लोगों तक ये बीमारी ना पहुँचाए। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, लेकिन जो एहतियाती तदाबीर हैं ये हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से, उनसे जानेंगे कि इसकी अलामात क्या है, हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर राना जवाद असगर साहब ने। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली ये जो मंकी पॉक्स है, एम पॉक्स है, ये क्या अलामात होती हैं, इसकी कैसे पता चले कि ये हो गया है, नॉर्मल बुखार है या एम पॉक्स का बुखार है? जी बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। एम पॉक्स एक किस्म का, जिस तरह चिकन पॉक्स है उसकी फैमिली का तो नहीं, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स एक चीचक बीमारी होती थी, उसकी फैमिली का ये एक वायरस है। और इसके अंदर जो बुखार होता है उसी तरह जिस तरह बहुत सारे वायरल बुखार होते हैं, आपके जिस्म में थकावट होती है, सर दर्द होता है, लेकिन उसके बाद 2-3 दिन बाद बजाय आप ठीक हों आपके जिस्म पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। और वो दाने चंद दाने भी हो सकते हैं और हजारों दाने भी हो सकते हैं। और वो दाने फिर बढ़ेंगे, उनके अंदर पीप पड़ेगा, उसके बाद एक खरींट सा बनेगा, उसके बाद वो हील होगा और आपकी नई स्किन निकलेगी। तो ये सारा जो अरसा है 2 से 4 हफ्ते का लगता है। तो बच्चों में माएँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हैं। जो चिकन पॉक्स है, जो आम बीमारी है, जो हर बच्चे को होती है, उसके अंदर भी दाने होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा फर्क इसके साथ ये है कि दाने तो इसके अंदर भी हैं, लेकिन इसके अंदर साथ गिल्टियां बन जाती हैं, आपको फील होंगी अपनी बगलों के अंदर या जिस्म के और हिस्सों पे। ये हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं जो कोई भी बीमारी आए तो उसको ड्रेन करते हैं और वो इन्फेक्शन का मुकाबला कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो खुद स्वलन हो जाते हैं। तो एक डिस्टिंक्शन है चिकन पॉक्स और इसका। लेकिन अगर आपको दाने ये इस तरह निकले हैं या बुखार हुआ है और आप उससे पहले किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई है आपकी जिसको दाने निकले हुए थे, तो फिर इसको आप एहतियात करें और आप फौरी तौर पे अपने जो भी डॉक्टर हैं उनसे मशवरा करें। ख़ास तौर पे अगर आप बैरून मुल्क से आ रहे हैं, ख़ास तौर पे अगर आप खलीजी ममालिक की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के जो अंदर भी केसेस आए हैं वो हमारे अपने नहीं थे, वो बाहर से ही आए हैं। डॉक्टर साहब, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर यह है कि अभी तक एम पॉक्स के हवाले से जो तहकीक हुई है उसमें एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए कैरियर के तौर पर 20 से 21 दिन, गालिबन 3 हफ्ते बनते हैं जिसमें ना दाने सामने आते हैं ना उस तरह से तेज़ बुखार होता है। तो इसमें एहतियात कैसे की जाए कि अगर ट्रैवल कर रहा है कोई या ट्रैवल करके आया है तो उसको क्वारंटाइन लाजमी करना होगा? नहीं, इसके अंदर एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स का एटलीस्ट मुझे इल्म नहीं है, मैंने अभी इसके बारे में नहीं पढ़ा। लेकिन एक नई बीमारी है, इस पर रोज़ाना तहकीक हो रही है और हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है। इसके अंदर जो आपके सिम्टम आने से पहले, और ये तमाम बीमारियों के अंदर होता है, 1 से 2 दिन 3 दिन पहले आप इन्फेक्शस हो जाते हैं। यानी कि आप खुद बीमार नहीं हुए लेकिन आप दूसरों को बीमार करने लग पड़ते हैं। तो वो डे रेंज इसके अंदर नॉर्मली 1 दिन है और मैक्सिमम 3 या 4 दिन है। तो वो कोविड के अंदर हमें ये प्रॉब्लम था कि 50% से ज़्यादा जो मरीज थे उनके अंदर अपने तो कोई सिम्टम नहीं था आता, तो वो नहीं था आता, तो हमें ये पता ही नहीं था लग सकता कि वो उनको बीमारी हुई है या नहीं, उनको खुद नहीं था पता होता, वो उसी तरह इंटरेक्ट कर रहे होते थे और बीमारी फैलाने का मूजब बनते थे। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इसके अंदर तकरीबन तमाम मरीजों के अंदर बुखार और दाने निकलेंगे और हाँ, उससे 1 से 3 दिन या 4 दिन पहले तक वो आप ये कह सकते हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन इन्फेक्शियस होते हैं। सही। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरह रिजवान ने कहा कि हमें क्वारंटीन करना है या नहीं करना है, लेकिन इसके साथ साथ इंडिविजुअल लेवल पे
क्या जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बार बार हाथ धोने हैं, क्या हाथों के अलावा या और भी किसी जगह पे अगर आप कि उस सरफेस पे टच करें जहाँ पे चूहे गुजरे हैं या गुलहरी गुजरी है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि चूहों और गुलहरी की वजह से इंसानों में ये ट्रांसमिट हो रहा है, तो सिर्फ हाथों से ही ट्रांसमिट होता है या किसी और तरीके से भी होता है, या अगर हवा में जर्म्स मौजूद हों तो क्या उससे भी ये हम इनहेल करने के थ्रू भी जाता है हमारे सांस के जरिए अंदर? जी, ये थोड़ा सा मैं इसमें आपको क्योंकि अभी हम ताज़ा कोविड से निकले हैं और हमें वो उसकी काफ़ी सारी बातें याद भी हैं। तो कोविड के अंदर एयरबॉर्न वायरस था। वो अगर मरीज कमरे के अंदर है, वो सांस ले रहा है और कमरे की वेंटिलेशन अच्छी नहीं है, तो आप उससे बेशक 3 फुट दूर, 4 फुट दूर, 5 फुट दूर भी खड़े हैं, तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है। इसके अंदर ये ज़रूरी होगा कि अगर आपको एक मरीज से दूसरे मरीज की तरफ या इंसान को लगना है, तो वो उसके साथ फेस टू फेस बहुत करीब ज़्यादा देर तक उससे बातें करें। और उसकी सांस से निकलता तो ये है, लेकिन ये ड्रॉपलेट की शक्ल में है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाता। हाँ, उसके जो कपड़े हैं, उसका तौलिया है, उसकी बेडिंग है, उसके बर्तन हैं, उनको अगर आपने इस्तेमाल किया या अपने आप को दस्ताने पहने बगैर उसको डील किया, तो ये चांस होता है कि ये कांटेक्ट से बीमारी लग सकती है। जो बात की आपने चूहों से या अदर रोडेंट्स से, उसका अभी कोई ऐसा हमारे पास सबूत नहीं है। जानवरों से लग जाती है और इंसान भी जानवरों को लगा सकता है, लेकिन ये फिलहाल इसका कोई क्लैरिटी के साथ हमारे पास इल्म नहीं है। रिसर्च हो रही है, लेकिन एज सच तो आम जो ये जो पाकिस्तान में आपको गुलहरियाँ या चूहे नज़र आते हैं, ये इसके अंदर इम्प्लीकेटेड नहीं है। वो अफ्रीका के ख़ास किस्म की गुलहरियाँ हैं जिसको इम्प्लीकेट किया गया है, लेकिन हम ये नहीं है कि जो हमारे पाकिस्तान में गुलहरियाँ हैं वो एटलीस्ट अभी तक इसके अंदर वो इन्फेक्टेड नहीं हमें नज़र आई। डॉक्टर साहब, आप माहिर हैं वबाई अमराज के। हम देखते हैं वबाई अमराज जैसे भी हों, इन्फ्लुएंजा हो, नज़ला ज़ुकाम हो, कोविड आया, इनमें इम्यून सिस्टम का किरदार बहुत अहम होता है। इम्यूनिटी नॉर्मली जो हमारी पब्लिक है अपनी इम्यूनिटी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस हवाले से आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, इसके अंदर भी मंकी पॉक्स के अंदर 90 या 95% या 97% लोग तो ठीक हो जाएंगे खुद ब खुद 2 से 4 हफ्ते के अंदर। लेकिन वनरेबल ग्रुप इसके अंदर जो हैं, उसमें से एक ग्रुप वही है कि जिसकी अपनी इम्यूनिटी किसी भी वजह से डाउन है। आपको मालूम है कैंसर के अंदर ड्रग्स ली जा रही होती हैं तो उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। जो दायमी मराज होते हैं जिस तरह शुगर है, हार्ट डिजीज़ हैं, उन लोगों की भी जो इम्यूनिटी है उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो वो लोग ज़्यादा वनरेबल हैं इस बीमारी के साथ। इम्यूनिटी आप कैसे अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं? इसके लिए खुराक तो इम्पॉर्टेंट है। आप सादा ग़िज़ा खाएं, फल खाएं, उनमें विटामिन्स होते हैं, लेकिन उसके साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करें। नींद का जो है फैक्टर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक्चुअली बहुत सारी हार्ट डिजीज़ के अंदर ये साबित हुआ है, इवन हार्ट अटैक्स के अंदर ये साबित हुआ है रिसर्च के अंदर, कि कम नींद का होना आपको वनरेबल करता है फॉर हार्ट डिजीज़। तो इस वजह से जो रिकमेंडेड है 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड स्लीप लें, और ये आजकल हमारे लोगों को बहुत कम मिलती है, क्योंकि हमें आदत पड़ गई हुई है कि रात को हम काफ़ी देर तक अपने फ़ोन के साथ खेलते रहते हैं और सुबह उठते भी अपना फ़ोन करते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप 7 से 8 घंटे मिनिमम जिसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस है न हो और आपकी अच्छी नींद हो, तो इम्यूनिटी के लिए ये खाने से ज़्यादा ये ज़रूरी है। हल्की फुल्की आपकी वर्जिश जो है वो आपको, आपके अंदर एंडोर्फिन सिक्रीट होती है, आपकी बॉडी एक ऐसे हार्मोन्स सिक्रीट करती है जो बीमारियों के साथ लड़ने में बड़े मुआवन होते हैं और आपकी बॉडी को, वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो कोई भी आप सैर करें, और उसके अंदर भी मैं अक्सर रिकमेंड करता हूं कि मैंने देखा है लोगों को फ़ोन सैर करते हुए भी फ़ोनों पे अपने मर्जी के टॉक शोज देख रहे होते हैं। जब आप सैर के लिए जाएं तो अपने जहन को आज़ाद रखें ताकि आपके जहन को थोड़ा सा रेस्ट मिले, वो अच्छी बातें सोचे और वो आपके जो रोज़ाना के मसाइल हैं उनसे आप हट जाएं, तो आपकी मेंटल हेल्थ भी बेहतर होगी। तो ये सारी जो स्टेप्स हैं वो आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगे। यानी कि मॉर्निंग वॉक करते हुए हमारा मॉर्निंग शो नहीं सुनना? नहीं, आपका मॉर्निंग शो देखिए शुरू ही लेट होता है, उस वक्त तक अगर आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो उसे मॉर्निंग वॉक नहीं हम कहेंगे, मॉर्निंग वॉक अर्ली मॉर्निंग में होती है।
सही हो गया। अपने अच्छा आप को कनेक्ट करें ना, नेचर से भी कनेक्ट करें अपने आप को। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एट द एंड आपसे ये जानना चाहूँगी, अब हम देख रहे हैं हम कोविड से निकले, मंकी पॉक्स आ गए, इसके साथ साथ हमने पहले भी देखा कि पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी, ऐसी बीमारियाँ थी जो नहीं आई। रिजवान ने आपसे इम्यून सिस्टम के हवाले से बात किया, ओवरऑल हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर ये वायरस अटैक करता भी है तो हमें वो इतना अफेक्ट ना करे, क्योंकि कोविड तो अभी भी लोगों को हो रहा है लेकिन वो उस तरह हमारे पे असरअंदाज नहीं हो रहा क्योंकि हमने वैक्सीनेशन करवाई है, हमारी इम्यूनिटी बिल्ड हो गई है उसके अगेंस्ट। तो हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल क्या होना चाहिए, और इन केस खुदा न खास्ता अगर ये वायरस स्वेयरली अटैक करता है हमारे मुल्क में तो डू वी हैव एनी वैक्सीन, क्योंकि कहा जा रहा है कि इससे पहले जो चिकन पॉक्स थे या इससे पहले जो कॉ पॉक्स थे उसकी वैक्सीनेशन भी इसके लिए सूटेबल है, इज़ इट सूटेबल? जी, देखिए पहले जो हमारी उम्र के लोग हैं, हम सबको चीचक की वैक्सीन यानी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन एट द बर्थ टाइम लगती थी, जो 70 के मिड तक लगती रही, जब तक कि वो स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है, जो चीचक है, वो रेडिकेट नहीं हो गई। वो बड़ी डेडली डिजीज थी, उसके अंदर लोगों की अमवात भी ज्यादा थी और उसके अंदर मुस्तकिल आपके चेहरे की डिफॉर्मिटी हो जाती थी, यानी कि आपका चेहरा बिगड़ जाता था। और ये आप तो उम्र में छोटे हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ ऐसे मरीज देखे हुए हैं जो बाद में सरवाइव तो किए लेकिन उनके चेहरे पे सारे चिचक के दाग हुआ करते थे, एंड इट वाज अ मेजर साइन ऑफ स्टिग्मा। तो वो बड़ी जो इतनी खतरनाक डिजीज को एरेडिकेट कर दिया गया। तो जब तक उसकी वैक्सीन लग रही थी तो वो लोग प्रोटेक्टेड थे इस मंकी पॉक्स से भी। जब वो वैक्सीन अब नहीं लगनी शुरू हो गई तो ये एक जो दूसरी बीमारी थी जो उसके जेरे साया पल रही थी, उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है हमें। वैक्सीन इसकी दो तो वो मौजूद हैं जो पहले स्मॉल पॉक्स के लिए बनाई गई और उसके बाद उनको रिफॉर्म करके, इवॉल्व करके या उनमें इम्प्रूवमेंट ला के इस वक्त वो मंकी पॉक्स के लिए भी अवेलेबल हैं, मौजूद हैं, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है कि जनरल पॉपुलेशन को लगाई जाए। हाँ, जो आपके हमारा जो हेल्थ केयर response है स्टाफ है, डॉक्टर साहब वो ये होना चाहिए कि वैक्सीन अगर दस्तयाब है तो उसका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। हम देखते हैं कि पोलियो वैक्सीन के हवाले से भी हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ कैंपेन चलाई जाती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राना जवाहर असगर साहब, आप मौजूद रहे और हम एम पॉक्स के हवाले से बात कर रहे थे। मरदान में एक और केस रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद पेशावर के एयरपोर्ट का विज़िट किया सेक्रेटरी हेल्थ ने, और ख़ास तौर पर जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर करने के लिए और कंट्रोल में रखने के लिए, क्योंकि जो इंतजाम किए गए हैं कोशिश ये की जा रही है कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स, पाकिस्तान के तमाम एंट्री पॉइंट्स पर जो खुदा न खास्ता अगर इस तरह के मरीज़ आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन करना, उनका करंतना में उनको लेके जाना यकीनी बनाया जाए ताकि इस बीमारी के फैलाव को रोका जा सके। बिल्कुल जनाब, अब प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं आईटी के हवाले से। आईटी एक ऐसा सेगमेंट है पाकिस्तान का कि जब भी पाकिस्तान की, अब हमने देखा होगा कि रिसेंटली कोलैबोरेशंस हुई हैं, चाहे चीन के साथ, चाहे यूएई के साथ, चाहे सऊदीया के साथ, आईटी सेक्टर के हवाले से बीच में लाजमी बात हुई है। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो आईटी की तरफ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि गामजन भी हैं, उसके हवाले से जानना भी चाह रहे हैं, कोर्सेज भी कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। और आपको ये बता देते हैं कि आईटी बरामदात की में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ है। रवा मारी साल के पहले महीने में आईटी बरामदात की तरसीलात 28 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुंच चुकी थी। अब इस हवाले से हम बात करेंगे कितना ज़रूरी है, इस हवाले से क्या क्या इकदाम हो रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है खुरम राहत साहब ने, जो कि वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एसोसिएशन है। सबसे पहले तो आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि इन द रिसेंट फ्यू ईयर्स और ख़ास तौर पर इस साल आईटी की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, ये कितना खुशाइंद है। और ख़ास तौर पे ये जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने कि नौजवानों को आईटी की तरफ लेके आना है, इनको आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने का। जो आईटी की आपने बात की, पिछले साल माली साल जी जी, इस हवाले से हम बात करेंगे, आईटी के हवाले से बात करेंगे। और रिजवान, आईटी के हवाले से बात करें तो स्पेसिफिकली हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ, हमारे फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, आईटी सेगमेंट जो है पाकिस्तान का वो बढ़ता जा रहा है और नौजवानों की कंट्रीब्यूशन। अच्छा, ये अब देखिए ना, आप पिछले साल तक इन नौजवानों की जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए पाकिस्तान में रहते हुए आईटी एक्सपोर्ट्स में पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उनकी तादाद 15 लाख थे, 15 लाख थी 2023 की अगर बात करें, उसके बजट की बात करें तो तब तक जो डाटा हमारे पास मौजूद था। और अब इन नौजवानों की तादाद 25 लाख से ज़्यादा है, तकरीबन 2.5 मिलियन से ज़्यादा ऐसे नौजवान हैं जो कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर
परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी खदमात फ्राहम कर रहे हैं, सर अंजाम दे रहे हैं, वो ई कॉमर्स हो, वो सर्विसेज हों, वो एजुकेशन हो, मेडिकल हो, हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए जो भी सर्विसेज फ्राहम कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाया जा रहा है। पाकिस्तान के नौजवान ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी परफॉर्म कर रहे हैं और इन फील्ड्स में पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अब इसका हवाले से इन तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम नौजवानों को एकोमोडेट करने के इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, आईटी पार्क्स बिल्ड किए जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब, और इस हवाले से भी हम जानेंगे। आईटी पार्क्स के हवाले से हमें खुरम राहत साहब ने ज्वाइन किया है, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन है। खुरम साहब प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं जैसे बात कर रहा था कि पिछले साल माली साल में हमारी जो बरामदात हैं वो 3.2 पिछले साल 2.5 तकरीबन 24% का इजाफा हुआ है, जो कि सही, हम इस हवाले से आपसे जानेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुज़िश्ता बरस 3 बिलियन से ज़्यादा आईटी एक्सपोर्ट्स। जी खुरम साहब। जी तो जो किसी भी जो आप कहें कि सेक्टर का पाकिस्तान में हाईएस्ट ग्रोथ रेट था, तो उससे वो बहुत खुशाइंद बात है। और अगर हम पाकिस्तान की हम कहते हैं कि ये इक़्तिसादी रिवाइवल होना है, तो उसमें आईटी सेक्टर वाहिद सेक्टर है जहाँ ग्रोथ की जो है बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं। और गवर्नमेंट ने एक बहुत एम्बिशियस टारगेट दिया है कि जी अगले 5 साल में 25 बिलियन तक जाना है। और वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कुछ बुनियादी जो अंसर हैं, जो आप कह लें कि फाउंडेशन सही, वो होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। जिसके अंदर हम सही। अच्छा, अब इस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि खुरम साहब हमारे पास वक्त कम है और सवालात इतने ज़्यादा हैं हमारे माइंड में। अब रिसेंटली कोरिया के साथ मिलकर इस्लामाबाद में आईटी पार्क बनाया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो है आईटी पार्क बनाया गया, ये दूसरा आईटी पार्क होगा। अब आईटी पार्क्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसमें यूथ की इंगेजमेंट के हवाले से आपसे मैं जानना चाहूँगी कितनी ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए जी, आईटी पार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारे जो हमारे नौजवान हैं, फ्रीलांसर्स हैं, छोटी कंपनीज़ हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो जब अपना कारोबार शुरू करते हैं तो उनके लिए एक चैलेंज होता है कि वो एक दफ्तर बनाएं, उस दफ्तर को मेंटेन करने की कॉस्ट होती है, बिजली वगैरह। तो जब ये इस तरह के आईटी पार्क्स होते हैं, वहाँ उनके लिए आसानी होती है कि वो हस्बे ज़रूरत जाके वहाँ फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो जब वो इस तरह से फ्रीलांसर्स हों, चाहे स्टार्टअप कंपनीज़ हों, उनको एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहां वो ये जो बाकी जिसे हम कह लें ओवरहेड्स हैं या उनसे भी बच सकते हैं, और जो गैर ज़रूरी चैलेंजेस होते हैं बिजली के, नेटवर्क वगैरह के, उन सब को वो उनसे दूर कर दिया जाता है। तो वो अपना फोकस करके अपने काम पे फोकस कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट करनी है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इस तरह के आईटी सेटअप्स, आईटी पार्क्स वगैरह जो हैं, वो ये जो हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं या हम आईटी की ग्रोथ की बात करते हैं, उसमें एक अहम रोल अदा कर सकते हैं। खुरम साहब, एक बड़ी सादा सी बात ये समझ जाती है कि शायद हम ई कॉमर्स में या फिर आईटी में हमें ऑनलाइन काम करना है और वो हमने कोई चीज़ बेचनी है या कोई चीज़ ख़रीदनी है। अब सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना, नौजवानों के लिए नए एवेन्यूज़ खोलना, इस हवाले से आपकी एसोसिएशन एकेडेमिया के साथ, प्रोफेशनल्स के साथ किस तरह से राब्ते में है और क्या कोऑर्डिनेशन कैसी है? बहुत अहम सवाल है। जो एक ज़ाहिर बात है, अगर हमने आईटी को ग्रो करना है तो उसके लिए वो टेक्निकल स्किल्स, तकनीकी महारत होनी चाहिए, नौजवानों को उसकी तालीम देनी चाहिए। तो एक तो काम हम कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, अदारों में, तदरीसी अदारों में
जो वहाँ अभी करिकुलम पढ़ाया जाता है उसको अपडेट किया जाए मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स के लिए। उसके साथ साथ हम जो है पाशा ने पिछले चंद सालों में बहुत काम किया आईटी अपस्किलिंग के लिए। तो जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं जो कि मार्केट में आ गए हैं लेकिन उनको थोड़ा चैलेंजेस हो रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक, तो हम उसमें काफ़ी हुकूमत के साथ, नेफ्टेक के साथ और हुकूमत के दीगर अदारों के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ मिल के उन नौजवानों के लिए, उनको अपस्किल करने के लिए काफ़ी प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हैं। एक पिछले साल बहुत हमने एक इसी तरह का एक प्रोग्राम रन किया जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था। उसके अंदर तकरीबन कोई 4000 के करीब जो ग्रेजुएट्स थे उनको अपस्किल किया गया। सही। तो इस तरह का इस साल भी जो है आई थिंक 16 से 20 हज़ार के करीब जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अपस्किल करने का प्लान है। अमेजिंग। खुरम साहब, एक चीज़ होती थी पहले, बड़ा एक एलियन कंसेप्ट समझा जाता था कि किसी ने सॉफ्टवेयर हाउस अपना खोला है और लोग इसमें काम कर रहे हैं, और एक बड़ी डिफरेंट चीज़ होती थी या समझा जाता था कि कोई बहुत एजुकेटेड है, बाहर से तालीम याफ्ता है। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों के अपने सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में वो काम कर रहे हैं, बहुत चीज़ें वो खुद डेवलप कर रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा खुशाइंद है। अब इसके साथ साथ जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, मेटा है, इनके ऑफिस का यहाँ पे होना, हमारे साथ कोलैबोरेट करना, हमारे नौजवानों के साथ कोलैबोरेट करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे ही पाकिस्तान के नौजवान हैं जो यूरोप में मौजूद हैं, जिन्होंने ऐसे अपने एप्लीकेशंस बनाई, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाए जिसको मेटा ने बाय किया। तो अब वो अगर पाकिस्तान में डायरेक्ट होंगे, क्योंकि वो तो पाकिस्तान के नौजवान हैं, यहाँ से पढ़े हैं, सिर्फ अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए तो सारी बेस तो उनकी पाकिस्तान ने बनाई है, तो इट मीन्स टैलेंट तो यहाँ पे भी है। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल में मैं ख़ुद एक मल्टीनेशनल को हेड करता रहा हूँ और मैं बड़े फ़ख्रिया ये बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज हमारी थी, यहाँ हम एक रिसोर्स सेंटर थे जो तमाम दुनिया के लिए, तो जो पाकिस्तान की रिसोर्सेज थी उनको बाय नेम कहा जाता था कि हमें पाकिस्तान से रिसोर्सेज चाहिए। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और उसमें जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि उनको वो सहूलियात फ़राहम की जाएँ, उनको मौक़े फ़राहम किए जाएँ। बात आपकी सही है कि मेटा और इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को पाकिस्तान में आना चाहिए। आई थिंक रिसेंट टाइम्स में हमने देखा है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पाकिस्तान को देख रहे हैं और पाकिस्तान को दिलचस्पी से देख रहे हैं कि यहाँ के टैलेंट को एक्सप्लॉइट किया जाए। उसमें वाहिद चीज़ जो एक मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत की सतह पे वो एक फैसिलिटेशन की इन्वायरमेंट कायम करना ज़रूरी है। और जब हम आईटी की बात करते हैं ख़ास तौर पे, तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी आईटी की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, आजकल बहुत पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान की बात हो रही है, तो उसके लिए बहुत अहम है कि हम एक स्टेबल जो है और रोबस्ट किस्म का नेटवर्क प्रोवाइड करें, जिसके ऊपर हमारे जो नौजवान हैं, हमारी कंपनीज़ हैं, वो उसको यूटिलाइज़ करते हुए जो बाहर के ममालिक हैं उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें कम्पीट करना है दुनिया के साथ, और इस कंपटीशन के लिए ज़रूरी है कि हमारी इंडस्ट्री जो है, जो आईटी इंडस्ट्री है, अब आपकी एसोसिएशन है पाशा, इसमें हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, इनमें काम करने वाले नौजवानों के राइट्स भी हैं, उनको पे कितना किया जा रहा है, फिर उनकी जॉब और आफ्टर जॉब या फिर उनकी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोटेक्शन देनी है। इस हवाले से क्या कानून साजी की जाएगी ताकि ये फ्री फॉल इंडस्ट्री ना बने? देखिए जी, इस वक्त तो अच्छी बात यह है कि आपको अगर महारत रखने वाले नौजवान हैं, वो तो लिटरली जिसे कह लें मुँह मांगी जी एग्जैक्टली उजरत पे हायर हो रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली हमारे यहाँ जो लेबर लॉज वगैरह हैं वो जो किसी और इंडस्ट्री के लिए हैं वो यहाँ भी हैं। बात बिल्कुल सही है कि इसको आईटी को इंडस्ट्री के दर्जा देते हुए इसकी कुछ जिसे आप कहते हैं जॉब प्रोटेक्शन वगैरह के ऊपर अगर इस्लाहात हो जाए तो वो और अच्छी बात है। वो मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें बेहतर से बेहतर जो है हालात जो है वो बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोई भी इंडस्ट्री हो, ख़ास तौर पे आईटी इंडस्ट्री जिसका बहुत पोटेंशियल है, वो उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सही। तो खुरम साहब, एट द एंड हमारे देखने वाले हमारे नौजवानों को जो आईटी की फील्ड में काम करें, आना चाहते हैं, क्या कहेंगे? मैं उनको सिर्फ दो चीज़ें कहूँगा। एक, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। तो मैंने अपने 30-35 साल के एक्सपीरियंस में देखा है कि जिन लोगों ने मेहनत की है
और मेहनत के साथ वो कहते हैं कि जी कोशिश की है कि आप किसी तरह से बेहतरी तलाश करें, एक्सलेंस की तरफ जाएं, उनका रास्ता कोई रोक नहीं सका है। बिल्कुल। और मेरे सामने सैकड़ों मिसालें हैं जो बच्चे आए जिन्होंने मेहनत की और वो फिर अपनी मेहनत से और अपने फोकस से वो आज दुनिया भर में, जैसे आपने कहा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ में बहुत अच्छे मकाम पे और इवन बहुत सारी R&D की फैसिलिटीज़ में टॉप पोजीशंस पे। बिल्कुल, यानी कि मेहनत में अज़मत है जो कि हम शुरू ही से पढ़ते आए। बहुत बिल्कुल शुक्रिया जी। खुर्रम साहब, आपके कीमती वक्त का, आपने नौजवानों को जो एंड पे पैगाम दिया। हम इसी पे प्रोग्राम का जो है इख्तिताम करेंगे कि मेहनत में अज़मत है और हमेशा मेहनत करनी है। प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान माहनुर कुरैशी और रिजवान अली अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।